मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ये किस और अवस्था का ही है बेटा? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, या हम कह सकते हैं मनोसामाजिक विकास। किसका है ये? एरिक्सन। किसका है? एरिक्सन। तो प्रतिपादक आप लिखेंगे, प्रतिपादक आप लिखेंगे क्या है? ठीक है, क्या सिद्धांत है इसके? सिद्धांत का देखो, फर्स्ट ग्रेड में लगभग इसका नाम पूछ लिया जाता है। सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थ्योरी के प्रश्न अगर पूछे तो इस सिद्धांत का नाम क्या है? मैं पीछे करवा के आया हूं, अगर आप तुक्का मारोगे तो भी सही जाएगा, क्योंकि मैं विशेषता में पहले ही लिखवाया है आपको। ठीक है, ये है पहला, इसका नाम है जीवन पहचान का सिद्धांत। क्या नाम है? जीवन पहचान का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा जीवन विस्तार का सिद्धांत। तीसरा अस्मिता। अस्मिता क्या होती है? इज्जत है। ठीक है, अस्मिता का सिद्धांत। चौथा, और ये पेपर में आएगा कंफर्म, क्योंकि उलझ जाओगे, नाम अटपटा सा है इसीलिए हम इसको याद नहीं रखते। क्या है? ये क्या होता है ये बताओ? सॉरी, मैंने दो लिख दिया, क्या नहीं एक ही आएगा? अब बता दो, ये शब्द कभी पढ़ा है क्या? यहां तो लिख दिया, कभी पहले आया क्या आपकी नजर में? अगर वो ये कह दे आपको कि अन्यता की खोज का सिद्धांत किसने दिया है, अब आपने पढ़ा ही नहीं, तो ध्यान रखिएगा अन्यता किसको बोलते हैं, अंग्रेजी में तो जानते हो आप, आइडेंटिटी। यहां लिख लेना, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को क्या बोलते हैं? अन्यता। यानी आदमी अपनी पहचान क्या करता है? खोजता है। तो आप लिख सकते हैं नीचे, क्योंकि यहां लिखना जरूरी हो जाएगा आइडेंटिटी। ठीक है, तो आइडेंटिटी लिख लीजिएगा। इसीलिए मैंने आपको यह बताया था। अगर बात करें इस सिद्धांत की, मनोसामाजिक सिद्धांत की, समाज है, समाज है ना, समाज में क्या काम होता है? कर्म होते हैं, कांड भी होते हैं। क्या होते हैं? कांड। तो क्या शब्द बन गया? कर्म कांड। तो ये सिद्धांत कर्म कांड पर क्या देता है? बल देता है। इन्होंने कर्म कांड की तीन स्थितियां बताई हैं। पहला, अगर बात करें कर्म कांडता, ठीक है, दूसरा कर्म कांड, और तीसरा है कर्म कांडवाद। इन्होंने किस पर बल दिया है? कर्म कांड पर बल दिया है। ओके, अब मैं पहले याद कराऊं, चल मैं बाद में याद करा देता हूं, पहले आपको लिखवा देता हूं ताकि आप मिलाओगे। पहले ये बातें लिख लो। यहां तक लिख ली क्या? आइडेंटिटी तक। उसके बाद में लिखो 1963 में, 1963 में, नई लाइन से लिखना, एरिक्सन या इन्होंने बचपन और समाज, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, बचपन और समाज, हिंदी में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिखें, बचपन और समाज, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी, नामक पुस्तक लिखी। ये प्रश्न आए हुए हैं। इन्होंने कर्म कांड पर बल दिया है, और ये प्रश्न पूछा एरिक्सन ने किस बात पर बल दिया है, तो किस पर बल दिया है? कर्म कांड पे बल दिया है। और आपको देखने में लगेगा यार साइकोलॉजी है, कर्म कांड और क्या के, ये तो नहीं होगा।
तो कर्म कांड पर बल दिया है, ये बात लिखिएगा। इन्होंने कर्म कांड पर बल दिया है। इन्होंने कर्म कांड की तीन स्थितियां, कर्म कांड की तीन स्थितियां, कर्म कांडता, रिटुलाइजेशन जिसे बोला जाता है, ठीक है, रिटुलाइजेशन लिखना है तो अंग्रेजी में लिख लीजिएगा, कर्म कांडता ये लिखना है, कर्म कांडता। और इसी के ब्रैकेट में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है इसका। कर्मकांडता का क्या प्रभाव पड़ता है? सांस्कृतिक प्रभाव, कोमा कर्मकांड रिचुअल जिसे बोला जाता है। एक बार लिख देता हूं, फिर आप स्पेलिंग लिख लीजिएगा। कर्मकांड किसको बोलते हैं? रिचुअल। यानी अगर कर्मकांड की बात करें तो इसका संबंध वेशक समूह से होता है। किसका संबंध है? कर्मकांड का वेशक समूह से होता है। और तीसरा और है कर्मकांडवाद, रिटुलिज्म जिसे बोलते हैं, रिटुलिज्म कर्मकांड को। देखिए स्व अंतः क्रिया, इसके आगे लिख लीजिएगा स्वयं अंतः क्रिया। होती हैं, याद कर लीजिएगा। आपको प्रश्न कैसे पूछ सकता है समझा देता हूं। वो पूछेगा कर्मकांडता का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना किससे है? सांस्कृतिक प्रभाव, यानी जो आप आसपास का जो कल्चर होता है उससे किसका संबंध है? कर्मकांडता का। कैसे याद रखना है? ये क्या शब्द है? ता। और यहां भी संस्कृति में क्या आता है? तय आता है। तो इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखो कर्म कांड, और कांड कौन करते हैं? वेशक करते हैं, ऐसे याद रखेंगे। कर्म कांड कौन करते हैं? वेशक करते हैं, ठीक है। कर्म कांडवाद, और वाद में क्या होता है? आदमी स्वयं अकेला रह जाता है। बाद में आदमी क्या रह जाता है? अकेला रह जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? स्वयं अंतः क्रिया, व्यक्ति खुद करता है। ऐसे याद रखिएगा इसको, ठीक है। एक ट्रिक बताई है ताकि आपको याद रहे, अन्यथा मत लिया करो, याद रखा करो। अब ता का मतलब सांस्कृतिक से है। कांड कौन करेगा? वेशक करेगा। वाद कौन करेगा? बाद में हम खुद करेंगे, स्वयं करेंगे। बस इतना ही तो पकड़ना है अपने को। ये लो, अब लिखें इन्होंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। इन्होंने ईगो पर बल दिया है। ईगो कौन सा था? अहम। और ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है। इन्होंने, एरिक्सन ने, इन्होंने ईगो पर बल दिया है। ईगो पर बल आया हुआ प्रश्न है ये, और पूछ लेगा एरिक्सन ने जो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है उस पर किस मन पर बल दिया है? तो किस मन पर दिया है? सॉरी, किस प्रवृत्ति पर बल दिया है? ईगो पे दिया है। और ईगो कौन सी होती है? हकीकत वाली, वर्तमान वाली, जिसका संबंध किससे होता है? वर्तमान से होता है। करवाई थी ना, जिन्होंने नहीं किया वो कर लेना भाई, यूट्यूब पे जाके वहां पढ़ी है क्लास। तो ऐसा था कि हमने डिलीट कर दी, पढ़ी है क्लास। तो ईगो पर बल दिया, इंपोर्टेंट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखो एरिक्सन को नव मनोविश्लेषणवादी कहा जाता है। नव मनोविश्लेषणवादी, नव मनोविश्लेषणवादी कहा जाता है, विश्लेषणवादी कहा जाता है। अब लिखो नई लाइन से, इन्होंने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे। कितनी अवस्थाएं बताई हैं बेटा? नहीं पता? तो मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई गई हैं। प्रत्येक अवस्था का संबंध, अब ये सारी याद करनी पड़ेंगी। प्रत्येक अवस्था का संबंध
सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही होता होगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हम हमेशा पॉजिटिव ही चलते हैं, कई बार नकारात्मक भी चलते हैं ना। सकारात्मक व नकारात्मक पहलू के मध्य संघर्ष को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है, लिख लिया। अब ये 8 अवस्थाएं हर बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, इन 8 अवस्थाओं से ये क्रम से याद रखनी पड़ेंगी। वैसे तो आपकी की हुई है, पीछे करके आए हो आप, कौन बताएगा? फ्राइड की 5 अवस्थाएं मैंने करवाई थी मनोलैंगिक, कौन बताएगा क्रम से? फटाफट बोलो सारे। पहली अवस्था कौन सी थी? मुख्य, गुद्य, फिर गुप्तावस्था, नीलिनावस्था, फिर लैंगिक अवस्था, यही थी। तो वो की वो है। अपने को सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे नए पेज से, ठीक है? आप आपके पास तो पुराना ही रखना है। आप यहां लिखेंगे अवस्था, इस डायग्राम से सब चीजें याद करने का प्रयास करेंगे और इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको कैसे याद रखनी है, ठीक है? फिर लिखेंगे आयु वर्ग, ठीक है? फिर हम लिखेंगे संघर्ष, क्या लिखेंगे? संघर्ष। और लास्ट में लिख लेना है मनोवैज्ञानिक गुण, मनोवैज्ञानिक गुण। पहले इस डायग्राम को बनाना अनिवार्य है, तो यहां जितना इस पे लिख सकते हैं लिख लेते हैं। 1 2 3 आ जाएंगी शायद, 5 4 5 6 7 और 8, 8 ही तो अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहली का नाम क्या था? मुख्य अवस्था। दूसरी गुद्य अवस्था। साथ साथ बना लेना, बाद में फिर कहोगे गुरुजी हम बना लें क्या? नहीं, साथ साथ ही, फिर क्यों समझाना है इसको? तो आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। लैंगिक। चौथी है सुप्तावस्था। हाँ, नीलिना कह दो, सुप्तावस्था कह दो, एक ही बात है, ठीक है? जो इसकी वो तो फ्राइड की थी, ये नव फ्राइडवादी है, नव मनोविश्लेषणवादी है, इसलिए आपको यहां लिखा है। तो सुप्तावस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। उसके बाद में कौन सा आएगा? किशोरावस्था। तो उसमें कुछ तो परिवर्तन करेगा, अगर वो सेम का सेम लिख देता तो फिर मानता कौन इनको, ठीक है ना? फिर किशोरावस्था के बाद में आती है पूर्व परिपक्वावस्था, फिर आती है परिपक्वावस्था, ठीक है? और उसके बाद में आ जाती, सॉरी वो ये मत लिख देना, तो मैं गलती लिख किया। पूर्व प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था के बाद में क्या आती है? प्रौढ़ावस्था। तभी मैं सोचूं प्रौढ़ा कहाँ चला गया। प्रौढ़ावस्था, फिर आती है प्रौढ़ावस्था, और फिर आती है आपकी परिपक्व अवस्था। समय तो सबके याद है ही। मुख्य अवस्था का समय कितना था? जन्म से 1.5 वर्ष, यही तो था। 1 सही 1/2। इसका कितना था? 1.5 वर्ष से 3 वर्ष, यही था ना? लैंगिक का कितना था? 3 वर्ष से 6 वर्ष। और इसका कितना था? 6 से 12 वर्ष। और इसका किशोरावस्था का 12 से 18 वर्ष। और इसका हो जाएगा 18 से 35 वर्ष, इसका पूर्व प्रौढ़ावस्था का। और आगे है 35 से 50 वर्ष, सारे डबल हैं। और ये हो जाएगा 50 से लगातार, 50 से लगातार। अब ये थोड़ा मैं रेड कर लेता हूं ताकि आपको दिखे। इसमें आपने लिखना है विश्वास बनाम अविश्वास। यहां लिखना है स्वायत्तता, या स्वतंत्रता भी लिख सकते हो अगर स्वायत्तता शब्द समझ। स्वायत्तता, स्वायत्तता
बनाम लज्जा। तो यहां आप स्वतंत्रता शब्द जरूर लिखिएगा, कई बार स्वतंत्रता ही दिया गया है पेपरों में, ठीक है, तो ये जरूर लिखिएगा। लज्जा की जगह अगर लिखना चाहो तो इसका दो नाम है, ठीक है ना, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, स्वतंत्रता बनाम शंका। मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है तो आप इस तरह लिख लीजिएगा, इनके दोनों नाम लिखने जरूरी है, ठीक है। फिर आप यहां लिखेंगे पहल करना बनाम अपराध बोध। ये समझाऊंगा मैं आपको, पहले आप अपनी कॉपी में लिखो इसको, अपराध बोध। लज्जा को क्या बोलते हैं, शंका ही तो बोलते हैं, स्वायत्ता को स्वतंत्रता बोलते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहल करना बनाम अपराध बोध। अब आ गई सुप्तावस्था, और सुप्तावस्था में लिखेंगे परिश्रमशीलता। कहां है, ये रहा, शीलता। एक बार पेपर में इसको बोल दिया, उद्यमिता बनाम परिश्रमशीलता बनाम हीनता, इधर आ जाएगा ना, हीनता। और किशोरावस्था में लिखेंगे पहचान, पता है ना किशोर क्या बनाना चाहता है, पहचान बनाम भ्रांति, बनाम है भ्रांति। फिर है पूर्व प्रौढ़ावस्था, हाँ 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 यही है बेटा, वाह भी वाह, मजा आ गया सर, ठीक है कोई बात नहीं, आने दो, और आएगा। घनिष्ठता, घनिष्ठता बनाम अलगाव, और अलगाव की जगह कई बार वो दे देता है एकांकीपन, क्या दे देता है, एकांकीपन। फिर उसके बाद में लिखेंगे घनिष्ठता सृजनात्मकता बनाम, बनाम का अर्थ जानते हो ना, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, ऊपर लिखवा के आया हूं मैं ये चीज, ठहराव, ये नकारात्मक पहलू है इसका। फिर यहां आता है संपूर्णता बनाम निराशा। ठीक है, इसमें पहला आएगा आशा, दूसरे का है इच्छा, तीसरे का है उत्साह। आशा, इच्छा, उत्साह, फिर है प्रतिस्पर्धा, वफादारी, प्रेम का एक लिखिएगा उद्देश्य, और लिखिएगा इसका उद्देश्य, ट्यूमलेस जिसे बोला जाता है, ठीक है। फिर है आपका परवाह, लास्ट है बुद्धिमानी। हो गया, अब इसको समझा दूं, लिख लिया ना सभी ने, अरे भाई जल्दी करो। समझाऊं, ये तो आप रट ही लोगे, क्योंकि ये तो हमने वहां पर क्या है, मुख्य अवस्था, गोदी अवस्था, लैंगिक, सुप्तावस्था, यहां तक तो याद ही है अपने। उसके बाद में किशोरावस्था याद करनी है। किशोर के बाद में कौन सी अवस्था आती है, प्रौढ़ा, प्रौढ़ा के पूर्व लगा दो, और फिर प्रौढ़, और अंत में परिपक्वता। ये सन है जो यूज करने हैं, पहला 1 से 1.5 साल, फिर 1.5 का डबल कर दो 3, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 के बाद में किशोरावस्था सबको पता है कितनी होती है, 18, 18 का डबल 36, उससे एक कम कर दो 35, 35 के बाद में 50 मार दो, पूरी कर दो 50, और 50 से अधिक, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये चीजें
जो लाल वाली है ना, ये पेपर में आती है। इनमें एक सकारात्मक और एक, दोनों के मध्य क्या चलता है? संघर्ष चलता है ना, संघर्ष। तो बस वही है। देखो सबसे पहला विश्वास बनाम, यानी इस अवस्था में बालक विश्वास करता है। देखो एज देखो कितनी है, जन्म से 1.5 वर्ष। हम बालक को गोद में उठाने का, कई बार बालक को देखना आप गोद में लेके नहीं आता आपके पास, उसे विश्वास नहीं है किस पर? आप पर, कि आप कहीं उसको मार न दे। अपनी माँ अगर ऐसे करती तो माँ के पास तुरंत चला जाता है, परिचित आदमी जो उनका घर पे होता है उनके पास, परंतु अपरिचित के पास नहीं जाता। तो वहां कौन सा गुण होता है? उसे आशा होती है कि जो तुझे ले रहा है ना, वो तेरे अच्छे के लिए उठा रहा है। तो वहां आशा, मनोवैज्ञानिक गुण उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखिएगा, विश्वास बनाम। तो उस समय बालक में कहते हैं कि बालक का हमेशा क्या रखना चाहिए? सकारात्मकता पे अधिक बल देना है अपने को। क्योंकि बालक को अगर एक बार आपने लिया, जैसे वो आपके पास आ ही गया और आने के बाद आपने उसे डरा दिया या उसके मार दी, तो भविष्य में वो बालक आपके पास दोबारा, आप लोग है ना ऐसे, तो पहले ही रोने लग जाएगा। सही बात है ना। अब देखो दूसरी अवस्था, गुदी अवस्था, समय कितना है? 1.5 से 3 वर्ष। स्वायत्ता बनाम लज्जा, और मैंने कहा था स्वतंत्रता बनाम शंका, लिखवाया था ना, तब मैंने लिखवाया था दोनों चीजें लिखनी है। इस अवस्था में देखो स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि बालक क्या करता है? 1.5 से 3 वर्ष का बालक खुला रहना चाहता है, अपनी मर्जी से खेलता है। अगर हमने उस पर पाबंदी लगा दी तो उसमें क्या आ जाएगी? शंका। कोई काम कर रहा है वो, जैसे एक खिलौना दिया हमने और वो खिलौनों को तोड़ रहा है, इस अवस्था में बालक खिलौनों को तोड़ता है और जोड़ता है। आपने खिलौना लाके दिया और वो खिलौना तोड़ रहा है, आपने कहा मारूंगा मैं, खिलौना तोड़ दिया तो बालक में क्या आ जाएगी? शंका आ जाएगी, लज्जा आ जाएगी। उसके अंदर जो जानने की इच्छा थी, जिज्ञासा, वो क्या हो जाएगी? फिनिश। क्योंकि उसमें क्या थी? इच्छा थी। कौन सा संवेग विकसित था? इच्छा। इस अवस्था में बालक जानने का प्रयास करता है कि हकीकत के अंदर इसके है क्या। यहां तक कि वो तो रेडियो खोल लेता है, यहां तक कि टीवी को खोलने का प्रयास करता है। उसे लगता है कार्टून टीवी के अंदर रहते हैं। हर चीज को आप देख लेना, रिमोट दोगे, रिमोट तो रिमोट को खोलने का, कोई भी चीज दे दो वो खोलने का प्रयास करेगा। तो उसके अंदर क्या, उस समय उसे स्वतंत्रता से काम करने दिया जाए, मनोविज्ञान ये कहती है। अगर आपने उसके कार्य को रोक दिया तो उसके अंदर शंका का जो नकारात्मक पहलू है वो उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? फिर देखो तीसरी है, 3 से 6 वर्ष का बालक जो होता है वो क्या करता है? पहल करना और अपराध बोध। इस अवस्था में बालक खेलना प्रारंभ करता है। पहली बात तो ये, 3 वर्ष का हो गया तो घर से बाहर भी निकलना प्रारंभ कर देगा, गली मोहल्ले के बच्चों से खेलेगा। और आजकल तो 3 साल के बच्चे का एडमिशन भी होने लग गया स्कूल में, आंगनबाड़ी में भेजते हैं। तो वहां वो क्या करता है? अपने जीवन की कुछ चीजें शुरू करता है, पहल करता है। वो है ना पहल करना, यानी घर से बाहर निकला तो दूसरे लोगों से मिला, उनके कल्चर को देख रहा है, तो वो उनके अनुसार अपने व्यवहार को डालने का प्रयास करता है। तो पहल तो हो ही रही है। अगर आप आंगनबाड़ी में छोड़ के आ रहे हो तो वहां अक्षर लिखने का प्रयास करता है, लाइनों को टेढ़ा मेढ़ा खींचने का प्रयास करता है। तो वो नया कार्य करता है। अगर आपने उसके अंदर क्या कर दिया? रोक दिया उसको कार्य करते हुए, तो उसमें क्या आएगा? अपराध बोध। वो उस काम को तो करेगा, परंतु वो हो सकता है वो आपको गालियां निकाले, हो सकता है उसकी भाषा अभद्र हो जाए। तो यहाँ पर कौन सा होता है? उद्देश्य होता है उसका, कि उस काम को उसे सीखना है, उसका उद्देश्य है। क्योंकि उसके अंदर क्या है? उत्साह है। हर आदमी उत्साह से तो काम को सीखता है। आप इस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपका भी तो उद्देश्य ही है नौकरी लगना। आपके अंदर उत्साह होगा तो आप जल्दी सीखोगे, नहीं होगा तो नहीं सीखोगे। एज आ गई 6 से 12 वर्ष, और हमने कहा था इस अवस्था में लिबिडो काम नहीं करती, लैंगिक ऊर्जा जो है मार्ग बदलकर खेल, चित्रकला इस ओर बढ़ती है। तो देखो यहाँ बालक क्या करता है? परिश्रम करता है ना। देख लेना, स्कूल का वर्क करता है तो परिश्रम हुआ ना, नया काम कर रहा है, स्कूल जा रहा है, नया काम सीख रहा है। घर का काम आप देखना, इस अवस्था के बालक को कह के पानी लेके आ रहा है, भाग के जाएगा, लेके आएगा। तो यानी मेहनत ज्यादा करता है शरीर की, एक्टिविटी आपके साथ खेलता है, सब चीजें। अगर आपने उसके इस चीज को रोक दिया तो उसमें क्या आ जाएगी? हीनता। आप उसने कहा पापा आ जाओ मेरे साथ खेलते हैं, मम्मी आ जाओ मेरे साथ खेलते हैं, दादाजी आप आ जाओ हम खेलते हैं, और आपने चले बच्चा होंगे मैं और खेलो। तो इस तरह से अगर आपने डांट दिया तो भविष्य में बालक में क्या आएगी? हीनता, कि मैं इस योग्य नहीं हूं। बालक में हीनता आ जाएगी मन के अंदर, फिर वो उस कार्य को नहीं करेगा। और अपने को तो क्या कराना है? बालक को परिश्रम कराना है। तो उसमें कौन सी होती है? प्रतिस्पर्धा। किस वजह से? उसमें स्कूल में जाता है, अन्य लोगों से मिलता है तो क्या कहते हैं कि मेरे पिताजी मेरे साथ खेलते हैं,
मेरी मम्मी खेलती है, तो उसमें प्रतिस्पर्धा आती है कि मैं भी क्या बनूं, बेस्ट बेटा बनूं, बेस्ट बेटी बनूं, मेरे पिताजी मेरे साथ खेलें। प्रतिस्पर्धा कंटिन्यूटी आती है उसमें कि मैं तो पूरा पार्टिसिपेट करते हैं मेरे पिताजी, ये वो। और आप नहीं खेलते ना तो भी वो झूठ मूठ का जाके कहता है वहां पे। इसीलिए बच्चों की उन भावनाओं का आप क्या करें, आदर करें, सत्कार करें। वो चीजें क्या है, यहाँ छप जाती है भविष्य में। पहचान बनाम भ्रांति कौन सी अवस्था है? इस अवस्था में मैंने बताया अभी करवा के गया, क्या बनाने का प्रयास करता है? पहचान बनाता है कि बालक कैसा है, ये बालक तो बहुत अच्छा है ना, रे ये बालक तो बेकार है ना। चरित्र का निर्माण करवाया था पीछे, वही है। और उसे क्या रहती है, क्या लगते हैं उसे, सारे दुश्मन लगते हैं, उसकी उम्र के हैं वो। कल करवाया था नहीं, ये बताया था कि उसे सारे क्या लगते हैं कि ये मेरा नुकसान कर सकता है, ये मेरा पढ़ाई में नुकसान कर सकता है, ये मेरे मम्मी पापा का नुकसान कर सकता है। अगर बहन उसी उम्र की है तो फिर वो कंपिटिटर हो जाता है उसका, होता है कि नहीं होता? तो उसमें क्या रहती है, भ्रांति रहती है। और इसी अवस्था में क्या रहती है, मैंने कहा था वैलेंटाइन ने क्या कहा था, व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता इस अवस्था की निशानी है। इस अवस्था में बालक डेडिकेट पूरा हो जाता है। अगर कोई काम सौंप दिया ना और वो उसने स्वीकार कर लिया तो पूरी वफादारी के साथ कार्य को करता है। तो उसमें मनोवैज्ञानिक गुण कौन सा उत्पन्न होता है, वफादारी। घनिष्ठता बनाम, अब देख लो तुम कॉलेज में आ गए हो, 18 से 35 की आयु अर्थात बीए फर्स्ट ईयर बीएससी यहाँ घुस गए हो, और यहाँ आने के बाद खुद बता दो, मैंने बताया था कल जाते हम किसी से जात वगैरह पूछते हैं क्या कॉलेज में, मित्रता बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो घनिष्ठता होती है। या फिर आदमी क्या हो जाता है, अकेला रहना पसंद करता है। क्या ग्रुप में रहना पसंद करेगा या फिर अकेला रहना? और उसमें क्या होता है, प्रेम होता है, दोस्त बनाएगा इसी अवस्था में, कॉलेज में जाते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक गुण उत्पन्न होता है। फिर देखो सृजनात्मकता बनाम, 35 की आयु आते ही आपको लगता है कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, फिर आप क्या करते हो, भागते हो कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, इकट्ठा कर लूं, वो कर लूं। होता है ना? नहीं होता है तो उदाहरण अपने पास बैठे हैं, फौजी साहब बैठे हैं, फौज से रिटायर्ड हो गए, छोड़ आए, अभी भी मन में है क्या, मेरी संतान के लिए धन जोड़ के जाऊं, मेरी संतान सबसे आगे हो, है क्या करना चाह रहे हैं, नए नया काम करना चाह रहे हैं कि मैं शायद फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो जाए, 70,000 रुपये सैलरी आने लग जाए, फिर मैं दिवाली को नहीं। तो ये आता है। और फिर जिंदगी, अगर ये नहीं आता है तो जिंदगी में क्या आता है, ठहराव आ जाता है। इसमें या तो आदमी काम करने लग जाएगा 35 से 50 में, और जिसने हकीकत को जान लिया वो रुक जाता है, क्योंकि उसमें क्या आ जाती है, परवाह करने का गुण अपनी संतान के प्रति, अपना कि अपने पास अब यार 15 साल है, मजे मारते हैं, ठीक है, तो खुद की परवाह करेगा। सारी जिंदगी लोगों के लिए कमाया, अपने लिए भी तो कुछ कमा ले, ठीक है, राम नाम का नाम ही ले ले, और ना तो। लास्ट में क्या आता है, संपूर्णता। जब अंत समय आ जाता है ना तो आदमी अपने संपूर्ण जीवन को रिवाइज करता है कि मैंने जिंदगी में क्या किया, मैंने मेरे लिए क्या किया, औलाद के लिए क्या किया। और इस अवस्था में आकर अगर शादीशुदा है तो औलाद क्या देती है, कन्फर्म ही, आपने जैसा व्यवहार यहाँ किया था ना उसके साथ, ये दोनों वो वैसे का वैसा करता है यहाँ पे। अगर आपने औलाद को उस समय स्वतंत्रता दी, उसके साथ बैठे, तो यहाँ औलाद भी आपके पास बैठती है, वो अपने पूरे संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या आ जाती है, निराशा आती है कि नहीं आती, कि मेरा तो यार कोई नहीं रहा, पैसा ही सब कुछ है। अब आपका एक बेटा था, आपने शादी कर दी, उसकी बहू आ गई, तो आपको एक अलग कमरा दे देंगे, उसके अंदर रहो, खाना 10 बजे देना है, दे के चली जाए। अरे खाना ही सब कुछ थोड़ी है, अरे कुछ उससे बातें भी करो। परंतु फिर वो जीवन को क्या करता है, सार गंभित करता है कि मैंने अपने जीवन में क्या किया था। क्यों? क्योंकि वो अब क्या होता है, बुद्धिमानी समय आता है कि मैंने भविष्य में क्या किया, अब मेरे कौन काम आएगा। आप कल्पना कर लीजिएगा और मान लीजिएगा, जब आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ोगे आपके कोई काम नहीं आएगा सिवाय आपकी पत्नी के। ये कन्फर्म है, आपकी पत्नी आपका लास्ट साथी रहेगी और पत्नी का पति रहेगा। क्योंकि जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो पत्नी ही, अगर चारपाई पे पड़ी है ना और आपको पानी की आवश्यकता है तो पत्नी क्या कहती है, चारपाई पे है पत्नी और वो पानी मांग रहा है उसका पति, तो आवाज जरूर दे देगी, अरे बेटा पानी मंगा रहे हैं तेरे पापा, बार बार कहेगी, उससे खड़ा नहीं हो जा रहा। तो ध्यान रखिएगा, पत्नी से संबंध हमेशा
अच्छे रखने, क्योंकि जिंदगी भर का साथ कौन निभाएगी? पत्नी निभाएगी, पति निभाएगा। तो जिनकी पत्नियां हैं वो ध्यान रखें भाई, ठीक है। याद हो गया। अब एक कहानी सुनाता हूं आपको, ये याद रखने की ट्रिक, ताकि कर्म याद रह जाए आपको। सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, वास्तविक जीवन से इनका कोई संबंध है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको याद कराना है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। चलिए, एक लड़का था, एक लड़की थी। एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़का लड़की पे मरता था, ठीक है। अब क्या हुआ, काफी साल हो गए, और उसने क्या किया, एक दिन हिम्मत आई उसमें, उसने पूरे विश्वास में, उसे पूरा विश्वास आया, पूरे सारे चले गए। चलो, पहला क्या था, विश्वास, विश्वास और स्वतंत्रता के साथ क्या की उसने, पहल की और कह दिया शादी। तो उसने क्या कहा कि परिश्रम कर, पहचान बना, ठीक है। परिश्रम करके क्या बनानी है, पहचान बनानी है। पहचान बढ़ने के बाद उसने कहा क्या होगा, तो उसने कहा कि हमारी क्या हो जाएगी, घनिष्ठता हो जाएगी, रिश्तेदारी बन जाएगी। क्या हो जाएगी, घनिष्ठता आ जाएगी। तो फिर घनिष्ठता से क्या होगा, बोले जब हमारे पास घनिष्ठता हो जाएगी तो हम नई चीज का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, सर्जन, यानी घर बनाएंगे, और अपना जीवन क्या हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। हो गए क्या 8? तो ऐसे याद रख सकते हैं उनको पहले पहले। कहानी इतनी होती है, ट्रिक होती है कहानी, तो मैं कौन सी यहाँ करवा चौथ वाली सुना रहा था तुमको। अरे बताया, एक लड़की थी, एक लड़का था, लड़का प्रेम करता था लड़की को, जाके उसने कभी बोला नहीं, पहली बार बोल रहा है, किस के साथ, विश्वास और स्वतंत्रता के साथ उसने पहल की, और जाके बोला मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। तो लड़की ने क्या कहा कि तू क्या काम करता है, तो उसने कहा कुछ नहीं करता। तो कहते पहले क्या कर, परिश्रम करके अपनी क्या बना, पहचान बना। अगर पहचान बनेगी तो अपनी क्या हो जाएगी, घनिष्ठ मित्रता हो जाएगी, और हम नई चीज का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे, अर्थात घर बना लेंगे, और अपना जीवन क्या हो जाएगा, संपूर्ण। तो ये सारे पहले हैं, कर्म वाइज याद रखने का फॉर्मूला बताया है कि आप कैसे इनको कर्म वाइज याद रख सकते हैं। बाकी तो अलग बातें हैं, आपको याद रहे ना रहे, तो इस तरह से आपको शुरू वाले वर्ड याद रह जाएंगे, उधर वाली अवस्थाएं आपको याद रखनी है। तो और तो मैं अब क्या करूँ, और तो मेरे पास ऐसी कोई गोली तो है नहीं कि आपको बना के दे दूं और आपका माइंड विकसित हो जाए। तो ये चीजें आपको बता दी, अब कैसे याद रखना है वो आपको मैंने बता दिया। ये पहले पहले सारे याद हो जाएंगे 8। इनके आगे वाले विश्वास बनाम स्वतंत्रता बनाम लज्जा शंका, पहल बनाम अपराध बोध, परिश्रम बनाम निंदा, पहचान बनाम भ्रांति, घनिष्ठता बनाम एकाकीपन या अलगाव, सृजनात्मकता बनाम ठहराव, संपूर्ण बनाम निराशा। हुआ कि नहीं हुआ याद? अब आप बोलो, मैं बताता हूं। पहला क्या था, आशा। दूसरी क्या थी, इच्छा। तीसरा क्या था, उद्देश्य। ठीक है, चौथा बोलो, है प्रतिस्पर्धा। आगे वफादारी, प्रेम, है परवाह, और उसके बाद में इसको भी याद रख सकते हो, सब चीजें याद रह जाएंगी। देखो सबसे पहले क्या आता है, आ, ए आ, उसके बाद में ई के बाद में उ, बस ऐसे याद रहा। उसके बाद में देखो सारों में क्या आ रहा है, पे आ रहा है, इसमें भी पे के बाद वे आ रहा है, फिर पे आ रहा है, फिर पे आ रहा है, फिर वे आ रहा है। पे की अधिकता है और वह बै जैसा ही है। तो पहले पे के बाद वह आया, पे के बाद क्या आ रहा है, एक, फिर पे के बाद क्या आ रहा है, दो पे आने के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो कैसे भी याद कर सकते हो इन्हें, ये नहीं है कि इनको भूल जाओ, क्योंकि कर्म याद रखना पड़ेगा। आशा इच्छा उद्देश्य, आशा इच्छा उद्देश्य, रट्टा मारो इसका, ठीक है। उसके बाद में प्रतिस्पर्धा के बाद में वफादारी, फिर प्रेम, प्रतिस्पर्धा वफादारी प्रेम, प्रतिस्पर्धा वफादारी प्रेम, प्रतिस्पर्धा वफादारी प्रेम, परवाह बुद्धिमानी, परवाह बुद्धिमानी पर। और ये तो ध्यान, ये बुद्धिमानी सबसे लास्ट में आएगा कि आदमी शानो कब वो है, जब मृत्यु के नजदीक चला जाता है। तो ये आपके क्या थे,
इससे संबंधित है प्रश्न थे। चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नैतिक विकास। किशोर अवस्था में कौन सा विकास है? नैतिक विकास या सॉरी नैतिक विकास। बातें नहीं करनी भाई, नैतिक विकास। और नैतिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? सॉरी इंग्लिश में मॉरल है। वाह भाई, हाँ तो आवे भाई। और इसको डेवलपमेंट ही बोलते होंगे, ठीक है। तो इसके प्रतिपादक बता दो पहले तो, नैतिक विकास के प्रतिपादक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, नैतिक के प्रतिपादक हैं कोहल वर्ग। कौन है? कोहल वर्ग। नैतिकता क्या होती है ये बताओ पहले, नैतिकता क्या होती है बेटा? नैतिकता, नैतिक शब्द किससे बना है ये बता दो? नीति से। और नीति यही तो है, प्लस एक प्रत्यय लगा इसमें। तो नीति किसको बोलते हैं? समाज को एक अच्छी दिशा की तरफ ले जाने वाली हमेशा नीति होती है। और अगर समाज को गलत दिशा में लेके जा रही है तो कुनीति होती है, बुरी नीत। और नीयत हमेशा क्या रखनी है? अच्छी रखनी है। और अच्छे कार्यों को समाज का एक चरित्र का निर्माण कर रही है तो वो नैतिकता है। आप समाज में गौओं को भोजन खिला रहे हैं, भूखों को भोजन खिला रहे हैं, कोई पक्षी पशु बीमार है आप उसकी सेवा कर रहे हैं, किसी बुजुर्ग की सहायता कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? नैतिकता है। इससे आपके चरित्र का क्या होता है? निर्माण होता है और समाज एक अच्छी दिशा की तरफ बढ़ता है। आप एक बुजुर्ग महिला सड़क पर पड़ी है और आप उसकी सेल्फियां ले रहे हो, उसकी वीडियो बना रहे हो, क्या नैतिकता है? नहीं है, ये अनैतिकता है। पहले उसकी मदद करो, सेल्फी वगैरह बाद में बनाते रहना, पहले मदद। परंतु आजकल हम ऐसा नहीं करते, हमारी नैतिकता मर चुकी है। आज हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है सिवाय पत्नी के। मान लीजिए आपके धन है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार क्या कर सकते हैं? मदद कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप 1,00,000 रुपए नैतिकता में लगाओ या नैतिक कार्यों में लगाओ, अच्छे कार्यों में लगाओ, नहीं। अरे आपके पास 1 रुपया तो होगा, 10 रुपए तो होंगे, अच्छे भले कार्य के लिए, समाज का जहाँ निर्माण हो रहा है, बुजुर्गों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो वहां अपना सहयोग दीजिए ना। तो वो आपकी नैतिकता को प्रदर्शित करता है कि इसमें बढ़िया बढ़िया बातें हैं, ये लोगों के हिसाब, कायदे कानून के हिसाब से चलता है ना। हम उसमें क्या निकालते हैं? त्रुटियां निकालते हैं। ये तो चिंता करते हैं, बड़ा मजे करते हैं, बड़ा गाड़ी लेके घूमते हैं, तो तुम भी घूम लो, कहाँ आवश्यकता है। तो ये नैतिकता की बातें हैं। ये कहता है कि जो नैतिक विकास होता है वो किस प्रकार चलता है। इन्होंने 3 स्टेज बताई है, प्री परी फिर मध्य और फिर पश्च, यानी पूर्व मध्य और पश्च। तो ये कहता है कि हम कई बार तो नैतिकता का इस तरह से विकास करते हैं जैसे हमारे माता पिता कर रहे हैं वैसा ही करते हैं। अगर वो किसी समाज में धार्मिक कार्य करते हो हम भी धार्मिक ही करेंगे, तो वो पहली वाली अवस्था होती है। दूसरी की बात करें जिसमें बालक वर्तमान से जुड़ता है और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है कि मुझे तो ये काम करना अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है, मैं तो इस क्षेत्र में जाऊंगा। और तीसरी होती है पश्च, भविष्य में उसके बाद में वो क्या करेगा। ये 3 प्रकार की अवस्थाएं। कैसा ऐसा देखा है आपने? ये विकास देखा है कभी? अब बताइएगा, मैं उदाहरण पूछ रहा हूं आपसे। एक साधु है, वो आपके घर पे कुछ मांगने के लिए आया। उसने कहा कि मुझे भिक्षा दो, ठीक है। हमारे पिता ने उसे भिक्षा में 2 रोटी दे दी, ठीक है। वो आशीष देता हुआ चला गया। आप उस समय मान के चलो 8 साल के हो। कितने हो? 8 साल के। अब कुछ समय के बाद घर में कोई नहीं था, आप ही थे। मान लो आप 9 साल के हो गए। एक साधु आया, उसने कहा बेटा भिक्षा दो। आपने कहा बैठो। आप जाके अंदर से क्या लेके आओगे? क्यों? क्योंकि आपने देखा ही वैसा है। तो इसे बोलते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था। आपने जैसा देखा वैसा ही व्यवहार आपने किया, तो पूर्व परंपरागत अवस्था। आपके पिता ने उसको डांट के निकाल दिया,
कमाने की श्रद्धा नहीं है यार, इतना बड़ा शरीर ले रखा है, जवान है, पैसे कमा, ये वो, ये कर दिया, तो भविष्य में जब कभी आएगा तो आप भी क्या करोगे, वैसा ही करोगे। तो ये आपकी पूर्व परंपरागत अवस्था होती है, जिसका संबंध जैसे माता पिता करते हैं वैसा ही हम करते हैं। अब क्या होता है, वर्तमान पे आते हैं। वर्तमान में स्थिति क्या होती है कि बच्चा खुद समझने लग जाता है, जिसकी एज होती है 10 से 13 वर्ष। इन्होंने जो अध्ययन किया था कोलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष की आयु में के बच्चों पर किया था। 10 से 13 वर्ष का जो बालक होता है उसमें नैतिकता कैसे आती है, वो अपने आसपास के क्षेत्र को देखता है, यहाँ क्या कार्य चल रहा है, इनमें क्या सही है, और जो उसे मन को भाता है वो उसी अनुसार अपने व्यवहार को करता है। ठीक है, प्री कन्वेंशनल स्टेज और ये है कन्वेंशनल स्टेज। उसके बाद में आती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे परिवार में दो जीव पाए जाते हैं जो शादी में कन्फर्म रूसते हैं, फूंपा और जीजा। ये कन्फर्म रूसेंगे, नहीं रूसेंगे तो शादी आई नहीं मानी जाती। ठीक है, ये अपना प्रभाव दिखाते हैं उस समय कि हम भी कुछ हैं। फूंपा वैसे फड़कता है कि मैं बूढ़ा हो गया, मेरी जगह जीजे ने ले ली, है ना, तो वो वैसे रूस जाता है। अब मान लीजिए एक फूंपा है और मेरे पिताजी हैं, उनकी आपस में नहीं बन रही, शादी में बुलाना क्या हो गई, मजबूरी हो गई। यहाँ नैतिकता देखना, बुलानी क्या हो गई, मजबूरी। पिताजी बोलना भी नहीं चाह रहे। माता ने कहा कि जब वो आए तो उनके साथ राम रमी करना, पानी पुनी दिला देना, कहीं आप गुस्से में रहो। कहा मैं अपने आप कर लूंगा। बच्चा इस बात को क्या कर रहा है, सुन रहा है। ठीक है, 13 से 16 वर्ष का बालक है, अब सुन रहा है। अब उसने माता पिता दोनों की बातें सुन ली, पिता के मन का संज्ञान ले लिया, फूफा जी आए। अब बालक अपना डिसीजन लेगा कि इसमें गलत कौन है, फूफा जी हैं या पिताजी हैं। हो सकता है वो पिताजी की तरह रूडली बात करे फूफा से, और ऐसा भी हो सकता है कि वो पिताजी को एक किनारे कर दे और फूफा को अपने हृदय से लगा ले, फूफा की हर बात माने। वो कारणों को ढूंढने का क्या करता है, प्रयास करता है कि असली हकीकत क्या थी। ऐसा होता है ना, हम कई बार क्या करते हैं, पिता का पीछा करते हैं तो हमारे में नैतिकता कहाँ आई, क्योंकि हम तो पूर्व परंपरागत अवस्था का पालन कर रहे हैं। हमने ये जानने का प्रयास ही नहीं किया कि किस बात पर इनकी बिगड़ी और किसका दोष था। अगर दोष है तो उस व्यक्ति को बताना चाहिए। और जब हम ऐसी बातें करते हैं ना, तो हमें क्या कहते हैं घर वाले, ज्यादा समझदार हो गया क्या। तो यानी उस समय बालक में नैतिकता का क्या होता है, विकास होता है। वो कारणों को जानता है और उसका क्या लगाता है, पता लगाता है। ठीक है, तो ये 3 अवस्थाओं के अंतर्गत इसको बांटा गया है। तो अपन लिखेंगे इसमें, पहले सैमुअल स्माइल की परिभाषा लिख लो। सैमुअल स्माइल, इसकी परिभाषा लिखें। चरित्र आदतों का पुंज है। चरित्र आदतों का पुंज है। चरित्र आदतों का पुंज है। फिर मैकडूगल की परिभाषा लिखेंगे। चरित्र, चरित्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसे बोलते हो आप, चरित्र स्थायी भावों, चरित्र स्थायी भावों की व्यवस्थित, या सीधा लिख सकते हो चरित्र स्थायी भावों की एक व्यवस्था है। एक व्यवस्था है, जो व्यवस्था आ गया तो व्यवस्थित अपने आप ही आ गया इसमें। ठीक है, रोस की परिभाषा लिखें। रोस, संगठित, संगठित आत्म, यानी स्वयं को संगठित करना। ठीक है, आत्म ही वास्तव में चरित्र है। वास्तव में चरित्र है। ठीक है, नीचे लिखिएगा
नैतिकता को प्रभावित करने वाले कारक, नैतिकता को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। जिनका अध्ययन हम कल की क्लास में करेंगे। कल हमारा बिंदु नैतिकता रहेगा, एक संज्ञानात्मकता रहेगा जीन प्याजे वाला, ठीक है। हो सकता है भाषात्मक विकास भी हम कल कर लें, तो कल के बिंदु ये रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।